Hello everyone. Very good morning to all of you. So I am here basically to present my presentation in front of you all. I just hope that I am visible to everyone. If I am, then please can anyone comment over here? Okay, now viewers are, yeah, fine. 3 viewers are there. So I just got कि सबको दिख रहा है. Okay, starting with the presentation. Hello Pooja, thank you for coming here. Okay, so starting with my presentation first of all, good morning, very good morning to all of you. And now I am here to basically talk about the word coronavirus. So I would like to go in a 2 medium languages so that सबको समझ में आए. वायरसेस की बात करें अगर तो वायरसेस कोई नए चीज़ नहीं है. हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर लाइक डेली बेसिस पे हमको कोई ना कोई डिजीजेस होती रहती हैं. सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट. फाइन. तो ये जो अभी वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, दिस इज समथिंग मेजर बिकॉज ज़्यादा लोगों को ये इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये वायरस. तो सबसे पहले कोरोना वायरस को समझने के लिए आई हैड ऑलरेडी मेड अ प्रेजेंटेशन जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ. तो सबसे पहले वायरसेस की बात करें तो डिस्कवरी कैसे हुई थी इसकी. 1884 में लुइस पास्चर फाउंड दैट रेबीज वाज कॉज्ड बाय द वायरसेस. तो सबसे पहले जब ये पता चला कि रेबीज वायरसेस के थ्रू कॉज हो रही है तो उसका ये मतलब निकल के आया कि बैक्टीरियाज और अदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आईज, वायरस भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है या कर सकता है. फाइन. सो 1884 में पता चलने के बाद उसी ईयर में, इन द सेम ईयर, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, इवानोस्काई एंड बीजेनिक, इवानोस्काई और बीजेनिक दो साइंटिस्ट थे, दो रिसर्चर्स थे बेसिकली, जिन्होंने ये पता लगाया कि टोबैको के प्लांट में एक डिजीज पाई जा रही है एंड दैट पर्टिकुलर डिजीज वाज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. और उस वायरस का नाम उन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस रखा. अब टोबैको मोज़ैक वायरस नाम ही क्यों रखा? क्योंकि टोबैको की जो लीव्स थी उनमें मोज़ैक्स बन जा रहे थे. मोज़ैक्स क्या होते हैं? मोज़ैक्स आर ग्रुप्स, क्लस्टर्स बन जाते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो ये जो क्लस्टर्स बन जाते हैं इसे हम मोज़ैक कहते हैं. फाइन. तो इस वायरस का नाम उन्होंने रखा टोबैको मोज़ैक वायरस. क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू ऑल द प्रेजेंटेशन. फाइन. ये आप लोग के पास होगा या आप लोगों ने देखा होगा. आई थिंक इट्स नॉट मच क्लियर. ओके, मैं ऐसे ही समझाती हूँ. इट इज़ नॉट सो गुड एट ऑल, सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन द सेम वे. नेक्स्ट इज आर व्हाट आर वायरसेस. ठीक है, वायरसेस की बात करें तो वायरस ना ही जिंदा है ना ही मरा हुआ है. ठीक, अगर कोई पूछे कि वायरस जिंदा रहता है बाहर, नहीं पता. वायरस मरा रहता है बाहर, नहीं पता. फाइन. वायरसेस आर नीदर लिविंग क्रिएचर्स नॉर द नॉन लिविंग क्रिएचर्स. लेकिन जैसे ही वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर जाते हैं, दैट इज अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, तो क्या होता है, वो नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है या वो लिविंग बन जाता है. क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है. जैसे हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हैं. हम फूड ले रहे हैं तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी में ब्लड है बिकॉज हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो ये जो सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में भगवान ने दिए हैं या जो भी हम कहें, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू चलती रहती है, रेगुलेट होती रहती है. ये वायरसेस के पास नहीं होता. वायरसेस के पास उनकी बॉडी में मौजूद रहता है प्रोटीन. प्रोटीन रहता है वायरसेस के पास, लेकिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कोई मशीनरी नहीं रहती. सो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए उन्हें एक मशीनरी चाहिए होती है. दैट इज वाई वो किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं. क्लियर? नाउ वायरसेस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई टोल्ड यू, जैसे ही वो किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं, किसी एनिमल के कांटेक्ट में, किसी प्लांट के कांटेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, दे गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन.
अप्रोक्सीमेटली ये अंदाज़ा लगाया जाता है दैट देयर आर अप्रोक्स 4 लाख टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड. फाइन. अलग अलग वायरसेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं. कुछ कैटेगरीज ऑफ वायरसेस हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करती हैं. स्पेसिफिक कैटेगरी फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, फंजाई, एल्गी, सबके एक स्पेसिफिक वायरसेस डिवाइडेड हैं. फाइन. ह्यूमंस के भी वायरसेस हैं. जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, हम लोगों को कॉमन कोल्ड होता है, कहते हैं ना ए भाई दूर से छींको. किसी को कॉमन कोल्ड कफ भी होता है तब भी कहते हैं दूर से छींको, अरे स्प्रेड हो जाएगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस. एयरबॉर्न है वो, एयर के थ्रू वायरस हमारे तक आ जाता है. फाइन. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि ये जो वायरस है ये सबको इन्फेक्ट करता है. अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग फील्ड्स में सबको इन्फेक्ट करता जाता है. क्लियर? नाउ इन सारी कैटेगरीज में एक बैरियर होता है. बैरियर इन द टर्म्स, प्लांट वाला जो वायरस है वो हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा. एनिमल्स वाला जो वायरस है वो प्लांट्स को नहीं करेगा. एनिमल्स वाला हमें नहीं करेगा. जो बैक्टीरिया को कर रहा है, जो इकोलाई को कर रहा है, वो हमें नहीं करेगा. इकोलाई वाला प्लांट्स को नहीं करेगा. सो ये जो एक कॉन्टिन्यूअस सर्कल है, ये जो एक लगातार कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं वायरसेस की, ये अपनी एक होस्ट स्पेसिफिक होती हैं. इट मीन्स उनके वायरसेस हमारे पास नहीं आने वाले हैं, उनके वायरसेस उन्हीं तक रहने हैं. क्लियर? नाउ ये जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये आप कहेंगे कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, बता रही हैं, और कोरोना वायरस हमारे तक आ गया, एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है. ट्रू. देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज म्यूटेशन. नाउ बायोलॉजी स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है. फाइन. तो ये जो हमारे अंदर डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. फाइन. हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इन सब में लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं. म्यूटेशन क्या होते हैं? चेंज होता रहता है, ऑल्टरेशन होता रहता है, सीक्वेंसेस बदलते रहते हैं. तो ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं, इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं. क्लियर? नाउ अब यही म्यूटेशन कोरोना वायरस के जीन में हुआ. फाइन. उसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हुआ जिसके कारण कोरोना वायरस बैच से ह्यूमंस में एंटर कर गया. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस? सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वायरसेस के? सबसे पहले तो दीज आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स. नाउ 3 वर्ड्स आए आपके सामने, ऑब्लिगेटरी, इंट्रासेल्युलर, पैरासाइट्स. आई वुड एक्सप्लेन ऑल दीज 3. सबसे पहले हम पैरासाइट समझेंगे. पैरासाइट्स क्या होते हैं? हम पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करने के बाद व्हाट हैपेंस, वो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं. फाइन. वो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना नरिशमेंट लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को फर्दर कंप्लीट करते हैं. क्लियर? उनसे अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद जो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती रहती है, उसको फर्दर आगे बढ़ाते रहते हैं, और ये बढ़ने के कारण वो उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कभी कभी इफेक्ट भी कर जाते हैं. फाइन. तो ये क्या है? वायरसेस क्या है? पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्यों है? क्योंकि ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैच होकर के अपना नरिशमेंट ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं. इंट्रासेल्युलर मीन्स इंट्रासेल्युलर. सेल्युलर इज फ्रॉम सेल, ठीक, एंड इंट्रा इज सेल के अंदर. तो ये वायरसेस सेल के अंदर रहते हैं, दैट इज वाई दे आर इंट्रासेल्युलर. पैरासाइट्स क्योंकि ये उससे, उस पर्टिकुलर सेल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सो ऑब्लिगेटरी मीन्स कंफर्म, पक्का. ठीक है? ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट. इज दैट क्लियर एवरीवन? अनदर पॉइंट इज फिल्टरेबल होते हैं. ऐसा नहीं होता है छन्नी लगाया, छान दिया, वायरसेस ऊपर, बाकी के कंटेंट्स नीचे. नहीं. ठीक है? फिल्टर पेपर भी लगाएं केमिस्ट्री लेबोरेटरी वाला, तब भी नहीं होता है. फाइन. दीज आर फिल्टरेबल. हमें दिखते भी नहीं. इनफैक्ट हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है लेबोरेटरीज में, बॉटनी और जूलॉजी लैब में. वहां पर उन माइक्रोस्कोप से ही वायरसेस के डीएनए को स्टडी किया जाता है या आरएनए को स्टडी किया जाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इनकी बॉडी में क्या होता है. इनकी बॉडी में आई टोल्ड यू जेनेटिक मटेरियल होती है जिसमें म्यूटेशन होता रहता है. ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें म्यूटेशन होता रहता है, ये बना किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है.
क्लियर? तो मतलब अगर अंदर की बात करें कि उस वायरस के अंदर क्या पाया जा रहा है, अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, बेसिकली आरएनए। ज्यादा से ज्यादा वायरसेस के बीच में के अंदर आरएनए होते हैं, कुछ में डीएनए भी होते हैं। फाइन, अब अंदर की बात हो गई कि अंदर एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है। बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर एक कवर है, एक लेयर है। किससे बनी हुई लेयर है, प्रोटीन से बनी हुई लेयर है। किससे, प्रोटीन से। फाइन, तो ये जो प्रोटीन से बनी हुई लेयर है और इस जिसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड है, इसी पूरे एक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया वायरसेस। अब ये जो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, यही इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को या अदर ऑर्गेनिजम्स को। फाइन, वायरसेस शब्द कहाँ से आया, वायरसेस वर्ड आया, एनीवन, कोई कमेंट से बता पाएगा वायरसेस वर्ड आया कहाँ से, वायरस का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग रूबी। वायरसेस का मतलब, ओके फाइन, वायरसेस का मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन क्या है, जहर। फाइन, वायरसेस वर्ड दिया गया पॉइजन के नाम पे, बिकॉज वायरसेस इन्फेक्ट करता है। पॉइजन क्या है, हमें अफेक्ट कर जाता है। ठीक, तो वायरसेस वर्ड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजन। फाइन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वायरसेस के स्ट्रक्चर में आगे ये भी जानेंगे कि ये जो एक कवर होता है, जो प्रोटीन का एक बाहर एक लेयर होती है, इनमें कुछ कुछ वायरसेस में एक स्पाइक्स भी पाए जाते हैं। स्पाइक्स पाए जाते हैं मतलब क्या, स्पाइक्स मीन्स टू से एक जैसे सर्कल है, जैसे सर्कल बना हुआ है और उसके ऊपर पॉइंटेड कुछ एजेस बने हुए हैं, पॉइंटेड कुछ कॉर्नर्स। जैसे मान लीजिए एक गोल बॉल है और उसमें हम लोगों ने चारों तरफ छोटी छोटी स्टिक्स लगा दी। फाइन, तो ये है वायरस का स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, बेसिकली आरएनए इट इज। ऊपर एक उसके कवर है जो प्रोटीन से बनी हुई है, और उन प्रोटीन्स के उस पे छोटी छोटी मान लीजिए हम लोगों ने स्टिक्स लगा दी। तो वो जो स्टिक्स हैं वो स्पाइक्स कहलाती हैं। ठीक, वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। क्लियर? ओके, व्यूअर्स कम हो रहे हैं, नॉट इंटरेस्टिंग। फाइन, नेक्स्ट इज वायरल स्ट्रक्चर। आई टोल्ड यू अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। हाँ, वन थिंग मोर कि प्रोटीन ये जो होते हैं या इनके अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनके अंदर में एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, उनकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस ये एंजाइम्स नहीं कर पाते हैं, ना ही ये हमारी सेल को एग्जैक्ट तरीके से कॉपी करते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोरोना वायरस। अब ये था वायरसेस के बारे में। अगली चीज हम आते हैं कोरोना वायरस के ऊपर। तो पहली चीज जो हम कोरोना वायरस के ऊपर जानेंगे कि नाम क्यों दिया गया कोरोना वायरस। फाइन, कोरोना वायरस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो वर्ड कोरोना है, दिस कोरोना हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्राउन। स्ट्रक्चर देखा है, स्ट्रक्चर चारों तरफ फैल रहा है, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं, हंसी उड़ रही है, जोक्स बन रहे हैं। ऑल्दो इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बट स्टिल बना रहे हैं लोग, तो सब लोग देख रहे हैं। सो वो जो स्ट्रक्चर टहल रहा है गोल गोल सा, चारों तरफ उसके स्पाइक्स हैं, तो वो जो कोरोना वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्राउन जैसा है। ये जो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज वाई इसका नाम रखा गया कोरोना वायरस। क्लियर? अब कोरोना वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से आ रहा है। गुड मॉर्निंग विशाखा दी। ओके, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा दिनों से है हमारी कंट्री में, कोई ये नई चीज़ नहीं आई है। सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी अगर हम देखें तो 1966 में हुई थी, जहाँ तक कि मतलब 1966 में ये देखा गया था कि कोरोना वायरस भी एक फैमिली है, कोरोना एक फैमिली है वायरसेस की। फाइन, उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली कुछ सालों के अंतर पे एक एक कोरोना वायरस आते रहे, मतलब उनकी फैमिली के एक एक वायरसेस आते रहे। सबसे पहले जो वायरस आया वो था सार्स, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फाइन, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये जो था ये 2003 में आया। चाइना ही एपिसेंटर था इसका। चाइना ही एपिसेंटर क्यों बनता है? चाइना ज़्यादातर एपिसेंटर इसलिए बनता है बिकॉज
यहाँ पर जूनोटिक स्पीशीज़ का काफ़ी ज़्यादा मीट और ये सब चीज़ें बिक्री होती हैं. सो दैट इज़ वाई एनिमल्स के थ्रू वायरसेस हमारे अंदर आ जाते हैं. फाइन. तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो वायरस था इसको हम COV कोरोना वायरस 1 कहते हैं. फाइन. ये चाइना में आया 2003 में. चाइना में आने पे इसने काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया. इसका मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो रही थी. अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% इसका मोर्टालिटी रेट जा रहा था. हर 10 में आई हैव रिटन हर 10 में लगभग 1% की डेथ हो जा रही थी. सो सोचिए 10 में 1, 20 में 2, 30 में 3, सो कितने काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है. सो विच रिजल्ट्स इन 10 to 15%. तो 100 में से 10 to 15% काफ़ी ज़्यादा होता है डेथ के केस में. फाइन. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बाद में अगला जो आया वायरस दैट वाज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. अब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में था. फाइन. मिडिल ईस्ट एरिया कौन सा हुआ आपका? अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है. अरेबियन पेनिनसुला के रीजन में था. सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर वायरस वाज नेम्ड एज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. यहाँ पर भी मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था. इट वॉज 2.3 पर 10 पर्सन्स. मतलब लगभग 3 लोगों को या 2 लोगों को इन्फेक्ट करके और डेथ कर ही जा रहा था. फाइन. तो ये जो 10 में से 3 लोगों की डेथ हो जा रही थी, दिस रिजल्टेड कि इसका जल्दी से जल्दी वैक्सीन डेवलप किया जाए या इसको क्योर किया जाए. फिलहाल इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था ये, इसलिए इसकी वैक्सीन्स डेवलप हुई. जितने लोगों को इफेक्ट किया था उसके लिए एक टीम बेसिकली डिज़ाइन करी गई कि हाँ इसको जल्दी से जल्दी फाइट करना है. एंड वन थिंग मोर, सार्स कहाँ से आया था? सार्स आया था बैट से ह्यूमंस में. बैट से पहले कैट में आया, कैट से फिर ह्यूमंस में आया. मर्स MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहाँ से आया? पहले कैमल्स में था और फिर कैमल से ह्यूमंस में आया. क्लियर? ठीक है. तो सार्स और मर्स ये 2 सबसे ज्यादा थे. ओवरऑल एक बात और बता दूं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल देयर वर 6 कोरोना वायरसेस. ठीक है. 6 कोरोना वायरसेस की खोज अब तक हो चुकी थी जो इन्फेक्ट कर चुकी थी, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो. लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर वायरसेस थे जिन्होंने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो थे सार्स, मर्स और अब ये कोरोना वायरस दैट इज COVID-19. ठीक है. तो ये जो 3 वायरसेस हैं, इन 6 पहले से थे, ये 7वां था. 2 उनमें से मेजर थे, ये वाला भी मेजर है. तो ये टोटल 3 वायरसेस जो हैं, ये 3 वायरसेस सबसे ज्यादा इन्फेक्ट किए ह्यूमन पॉपुलेशन को. फाइन. सार्स, मर्स, नेक्स्ट कमिंग कोविड-19 का अगर केस देखा जाए तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था. हाँ, इट वॉज पहला केस 23 दिसंबर को 2019 को चाइना में देखा गया था. बट धीरे धीरे इसका ज़्यादा रेप्लिकेशन वायरसेस का और वायरसेस का कांटेक्ट में आना और अदर ह्यूमन बीइंग से, ये लगभग हुआ है जनवरी में. फाइन. दैट इज़ वाई COVID-19 नाम तो है बट वील कॉल इट एज कि 2020 में आया. तो 2020 में ये वाला जो कोरोना वायरस आया, इट अफेक्टेड द ह्यूमंस अ लॉट. फाइन. अब ये अफेक्ट करने का जो मोर्टालिटी रेट था वो काफ़ी कम है. ठीक, वो काफ़ी कम है बट स्प्रेड रेट काफ़ी ज़्यादा है. तो चाहे ज़्यादा स्प्रेड हो उनमें से कुछ लोगों को मारे या कम स्प्रेड हो उनमें से कुछ लोगों को मारे, तो स्प्रेड तो ज़्यादा हो जा रहा है. अगर ज़्यादा स्प्रेड होगा तो ज़्यादा डेथ होगी. नंबर ऑफ जितनी पॉपुलेशन उससे इन्फेक्ट हो जाएंगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स होंगी. तो द मेजर थिंग इज इन्फेक्शन बचाना है, दैट्स ऑल. फाइन. मूविंग ऑन फर्दर, 2.3% इसका फेटालिटी रेट है, डेथ रेट है. आगे अगर हम देखें कि इस कोरोना वायरस से हमें डरना क्यों है, सबसे पहले डरना इसलिए है बिकॉज कोरोना वायरस नाम के आगे नोवेल लगा हुआ है. नोवेल मीन्स व्हाट? नोवेल मीन्स न्यू. ये नया वायरस है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं जानता है. हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता है कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है कहीं दुनिया में. ठीक है. अब ये वायरस हमारी बॉडी में जब जाता है तो इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पाता है. अब इम्यून सिस्टम की अगर बात करें, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज, हिंदी में इम्यून सिस्टम को नहीं पता,
इम्यून सिस्टम इज डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का. बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करता है, बाहर से अगर कोई डिजीज अटैक करती है, जैसे फीवर होता है, तो फीवर क्यों होता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस उसके खिलाफ लड़ता रहता है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे हमारे फीवर हो गया है. फाइन. तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट्स इट. जैसे आर्मी होती है वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी एक आर्मी है, डिजाइनेट करी गई है, अलग उसका एक सेक्शन है. फाइन. और वो सेक्शन का नाम दिया गया है इम्यून सिस्टम. अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं. एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं क्यों, एंटीबॉडीज इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि ये एंटीबॉडीज ही जाएं और जा करके उनसे लड़ें. फाइन. तो ये जो इम्यून सिस्टम है इसमें क्या ऐसा किया जाए कि कोरोना वायरस का जल्दी से जल्दी इलाज हो पाए. फाइन. हाँ, ओके, आई हैव अ कमेंट. प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, इम्यून सिस्टम का हिंदी होता है प्रतिरक्षा तंत्र. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इट इज फॉर यू. प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारी बॉडी में जो बाहर से आने वाले किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, या वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, उनके खिलाफ फाइट करता है. ठीक है. अब सबसे ज़्यादा हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है. ठीक, इम्यून सिस्टम का काम है बाहर से एक वायरस, ये सेल है. फाइन. दिस इज अ सेल. ओके. Although this is not a cell, this is mixed of composite, there are so many of cells in it, but still this is a cell. बाहर से एक वायरस आया, इन्फेक्ट किया. फाइन. जब इन्फेक्ट करता है तो वो इस सेल के अंदर जाता है, इस सेल के अंदर जाएगा. इस सेल के जब अंदर जाता है तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को देख के, वायरसेस किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, मैंने बताया. ठीक है. तो वायरसेस जो प्रोटीन से बने हुए हैं, जब ये अंदर जाता है तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को देख करके अंदर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज जनरेट करता है. ठीक है. एंटीबॉडीज जनरेट करता है क्यों, ताकि वो उससे पर्टिकुलर से जा करके लड़ाई करे. ठीक. एंटीबॉडीज जनरेट हो जाते हैं और वो वायरस से फाइट करते हैं. अब एंटीबॉडीज दो तरीके से जनरेट हो सकती हैं. एक तुरंत जनरेट हो जाएगी, जैसे हमें सामने से कोई अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल, सामने से कोई अगर हमें मारता है तो हम तुरंत रोकेंगे कि नहीं, प्लीज डोंट डू दैट. फाइन. तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनेट इम्यूनिटी. इनेट मीन्स सडन, तुरंत. हमने ये जो तुरंत वाली इम्यूनिटी है, दिस इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी. जैसे ही कोई वायरस आया उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज जनरेट हुई, दैट इज इनेट इम्यूनिटी. दूसरी होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी. काफ़ी समय तक जैसे हम लोग सोचे कि हमें थप्पड़ पड़ क्यों रहे हैं, हमें मार पड़ क्यों रही हैं, फिर पता लगा ओ हम ज़्यादा देर तक सोते हैं, नहीं, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वी इम्प्रूव दैट कि नहीं, अब हमें ये चीज़ नहीं करना है तो हमें थप्पड़ नहीं पड़ेंगे. फाइन. तो दैट इज अडैप्टिव इम्यूनिटी जो काफ़ी टाइम बाद आती है. तो इनेट इम्यूनिटी इज जो तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दे और जो कोरोना वायरस से लड़ ले. अडैप्टिव इम्यूनिटी इज जो कुछ टाइम बाद, 7, 8, 9, 10 दिन बाद एंटीबॉडीज जनरेट हों और फिर उससे जाकर के लड़ाई करें. फाइन. इसीलिए कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन रहिए. वेल, इस टॉपिक पे बाद में आएंगे. तो क्वारंटाइन रहने का क्या कारण है कि लगभग 13 से 14 दिन में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में अपने आप जनरेट हो जाएंगी. और अब जब अपने आप जनरेट हो जाएंगी तो एंटीबॉडीज जाकर के खुद से ही लड़ लेंगी. उसमें फिर वैक्सीन लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. फिर भी अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है किसी एक पर्टिकुलर वायरस को, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स ली जाती हैं. ठीक है. वो वैक्सीन्स जो होती हैं वो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करी जाती हैं सो दैट जो ये इनेट इम्यूनिटी के बाद में अडैप्टिव इम्यूनिटी लाने में जो टाइम लग रहा है, जो 7 से 8 दिन या 12 दिन 14 दिन लग रहे हैं, ये टाइम कम हो जाए. अगर हम डायरेक्ट वैक्सीन दे देंगे, वैक्सीन क्या है, वही अडैप्टिव इम्यूनिटी जो 8-9 दिन बाद में आ रही है वो डायरेक्ट आ जाए. ठीक है. तो जैसे ही हम डायरेक्ट उसको, मान लीजिए मुझे इंजेक्शन में मिल गया वैक्सीन और वो मैंने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, तो कोरोना वायरस आएगा तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज हैं, तो वो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ लड़के उस वायरस को मार देंगी. वो वायरस फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा. क्लियर. इसलिए वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग, वैक्सीनेशन
की अगर बात करें तो पहले वायरसेस की अगर बात करें तो वायरस क्या है, जो स्पाइक्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो वायरस जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, मान लीजिए हमने उसको इनहेल कर लिया, नाक के थ्रू हमने इनहेल कर लिया, तो जब वो अंदर जाता है तो जो उसमें स्पाइक्स बने हुए हैं, आई टोल्ड यू, जो स्पाइक्स बने हैं वही स्पाइक्स जाकर के सेल से बाइंड कर जाता है। ठीक, सेल में अपने बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं, उसी बाइंडिंग रिसेप्टर से जाकर के वो बाइंड कर जाता है और फिर वो उसके अंदर अपने आरएनए मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है, अपना न्यूक्लिक एसिड मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और जाता है फिर वहां पे हमारे सेल की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। फाइन, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को हाईजैक करने के बाद वो फर्दर रेप्लिकेट करने लगता है। जितना रेप्लिकेशन होगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन होगा, जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतनी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, डेथ की तरफ बढ़ते रहेंगे। फाइन, काफ़ी चीज़ें हैं बट टाइम भी देखना है। अनदर थिंग इज सबको समझ में नहीं आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप, फैट प्लस प्रोटीन क्या है। सो फर्दर मूविंग, ओके, एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए क्या होता है, अलग अलग वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। तो एक अभी मेथड ये किया जा रहा है कि क्योंकि नवंबर 2020 तक एंटीबॉडीज जनरेट करने को बोला गया है, सॉरी वैक्सीन्स को डेवलप करने को बोला गया है, बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि नवंबर 2020 तक वैक्सीन कोरोना वायरस की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। वैक्सीन बना लेना बड़ी बात नहीं है, वैक्सीन बन जाती है, इतने बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दिल डू ऑल दैट, बट बनाने के बाद एक टेस्टिंग होती है, कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग करी जाती है, एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करा जाता है, माउस के ऊपर, रैट के ऊपर और हॉर्सेस के ऊपर। तो ये टेस्टिंग वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा जाता है। फाइन, तो स्टिल वी आर होपिंग कि नवंबर तक आ जाए। तो जब वैक्सीन कैसे बनती हैं, वो टेलिंग यू, जैसे मान लीजिए वैक्सीन बनाई गई और सॉरी एंटीबॉडीज़ बनाई गई और उसे इंजेक्ट कर दिया गया हॉर्स में। लेट सपोज कि उस पर्टिकुलर वैक्सीन को जब हॉर्स में इंजेक्ट किया गया, ओके वैक्सीन, हाँ वन थिंग वो वैक्सीन में आखिर होता क्या है, वैक्सीन में कुछ नहीं होता है, वही जो वायरस है, वायरस का ही एक पार्ट तोड़ के हमारी शरीर में डाल देंगे। दिस इज वैक्सीन, नथिंग इज वैक्सीन, वही वायरस को ही हमारी शरीर में डाल देंगे, बट किस फॉर्म में डालेंगे, थोड़ा कम लीथल फॉर्म में डालेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में डालेंगे। तो जब वैक्सीन डालते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर देता है। ठीक, तो क्या होता है, ये जो कोरोना वायरस है इसके जो अलग अलग लेबोरेटरीज में टेस्ट किए जा रहे हैं, चाइना में स्पाइक प्रोटीन्स पे किए जा रहे हैं, अलग आई थिंक इटली में जो लेबोरेटरी है वहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन पे किए जा रहे हैं, कोई है लेबोरेटरीज जो पूरा वायरस ही इंजेक्ट करके इनएक्टिव स्टेज में देख रही हैं वैक्सीन बना के। तो बेसिकली जो फिनोमेना है, जो एक प्रोसेस है वैक्सीन बनाने का, वो ये है कि वायरस का कोई एक पार्ट लिया, मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन हमने वायरस का लिया और उसे हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। हॉर्स की बॉडी में जब हम इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, अंदर से हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है। ठीक, एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करता है, अब उन एंटीबॉडीज को हम हॉर्स की बॉडी से निकाल लेते हैं। फाइन, हॉर्स की बॉडी से जब हम उन एंटीबॉडीज को निकाल लेते हैं तो फिर उसको लिक्विड स्टेट में या सेमी लिक्विड स्टेट में या ड्राई स्टेट में हम लोग फिर उसको स्टोर करते हैं। वही एंटीबॉडीज फिर आकर के हमारी बॉडी में डाल दी जाती हैं। तो जो कोरोना वायरस हमको इन्फेक्ट कर रहा है और हम 14 दिन बाद ठीक हो रहे हैं हमारी अडैप्टिव इम्यूनिटी के कारण, वो जब हम एंटीबॉडीज को पहले ही ले लेंगे और कोरोना वायरस तब अटैक करेगा हमको, तो हमारे पास तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पहले से है क्योंकि हमने वैक्सीन ले रखी है। तो ये वैक्सीन क्या करती है, उस कोरोना वायरस को किल करने में हेल्प करती है। क्लियर, ये था वैक्सीन का प्रोसेस। अगर कोई इश्यूज हैं तो अभी कमेंट कर दीजिए या लेटर ऑन यू कैन आस्क, मैं कमेंट्स पे आई थिंक बता दूंगी, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से बता दूंगी। ओके, नाउ ओके, हाँ
एक और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस हुआ और मैं कुछ टाइम बाद ठीक हो गई, ठीक है, तो जब मैं कुछ टाइम बाद ठीक हो जाऊंगी तो मेरी बॉडी में इट मीन्स एंटीबॉडी बन गए हैं। 14 दिन बाद अगर मैं ठीक हो गई तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुके होंगे, मेरी बॉडी से फिर एंटीबॉडीज निकाल लिए जाएं और लोगों को दे दिए जाएं, ठीक है, उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएं। बट दिस इज द मेन प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर, अवीन सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जब मेरी बॉडी से एंटीबॉडीज निकाली जाएंगी और दूसरों की बॉडी में इंजेक्ट करी जाएंगी, दिस इज क्वाइट अ कंप्लीट लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज जस्ट वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड इनफैक्ट अगर मेरा प्लाज्मा निकाल करके या एंटीबॉडीज निकाल करके हम कितनों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। तो कितने लोगों को हम बचा पाएंगे? मतलब इस मेथड का कोई स्कोप नहीं निकल पा रहा है कि एंटीबॉडीज हम किसी उस पर्टिकुलर इंसान से निकालें जो ठीक हो गए हैं। तो ये वाला जो एक मेथड है जो अपनाने की कोशिश करी जा रही है, इट सीम्स टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। फाइन, अब सिम्टम्स क्या होते हैं? हमने आपको कोरोना वायरस बता दिया क्या है, नाम क्यों पड़ा, वायरस क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, वैक्सीन क्या होती हैं, वैक्सीन क्यों बनाई जाती हैं, वैक्सीन क्या करती हैं। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्टम। सिम्टम से सब लोग जानते हैं, सोशल मीडियाज पे बहुत ज़्यादा टहल रहे हैं। इनफैक्ट कोई अगर अपने ही बॉडी के मैकेनिज्म से परेशान हो के अगर कोई स्नीज कर दे रहा है तो अरे भैया दूर रहो। सो दैट इज़ रॉन्ग। कोरोना वायरस में हाँ, ड्राई कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और काफ़ी जगह ये भी देखा जा रहा है, सिम्टम्स काफ़ी लोगों में देखे गए कि कुछ टाइम तक, मतलब कुछ दिनों तक उनकी जो सूंघने की क्षमता है, जो टेस्ट करने की क्षमता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता वाले, ये क्या हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब इम्प्रॉपरली वर्क करने लग रहे हैं। ना किसी को स्मेल आ रही है, ऑल्दो उतना ज़्यादा जुकाम नहीं है, बट स्टिल स्मेल वाले में कोई थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड टेस्ट में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि टेस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे नॉर्मल तबीयत ख़राब होती है तो टेस्टिंग में और कुछ स्मेल करने में प्रॉब्लम आती है, इन द सेम वे। फाइन, सो दीज आर द सिम्टम्स। बट चाइना में रिसेंट स्टडी हुई है, अभी आई हैव चेक द डेटा। चाइना में रिसेंट स्टडी में ये देखा गया कि 40 to 45% जिनको कोरोना वायरस था, उनमें से 40 से 45% लोग ऐसे थे जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे, बट स्टिल जब उनका टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव थे वो लोग। फाइन, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना सिम्टम्स के, क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसे ये वायरस बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर सकता। ये वायरस इतना ज़्यादा लीथल है ही नहीं। आई टोल्ड यू, ओनली द फेटालिटी रेट इज 2.3%। 100 में से 2 या 3 लोगों की ही डेथ होती है, ठीक है। तो ये जो इतना कम फेटालिटी रेट है ये इसी कारण है। फाइन, क्लियर। अब इसके टेस्ट कैसे होते हैं? ठीक, आई टोल्ड यू सिम्टम्स क्या होते हैं, कभी कभी सिम्टम्स नहीं भी दिखते हैं बट स्टिल कोरोना पॉजिटिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट कैसे होते हैं। तो 2 से 3 मेजर टेस्ट होते हैं। पहला है एक कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम हमारे नोज या फिर हमारे थ्रोट, फाइन, नोज या थ्रोट का जो स्वैब है, फाइन, ठीक है, रादर वी कैन से इट कफ, ठीक है। तो जो स्वैब है नोज या थ्रोट का, उसे हम लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। उसका टेस्ट क्या करते हैं? RT-PCR एक टेक्निक होती है, BSc बायोलॉजी स्टूडेंट्स को शायद पता हो, जूलॉजी में प्रैक्टिकल्स होते हैं PCR के। RT-PCR क्या है? अब RT-PCR है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। PCR टेक्निक होती है DNA को अलग करने के लिए, DNA के जीन्स, DNA के बारे में अलग अलग जानकारी लेने के लिए कि DNA कहाँ का है, किसका है, ठीक है। तो RT-PCR के थ्रू ये स्वैब टेस्ट होता है। फाइन, ये नाम याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR के थ्रू ये टेस्ट हो रहा है। अगली चीज़ है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जैसे मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस है तो मेरा या तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए RT-PCR टेस्ट होगा,
ठीक है, वो एक टेस्ट, वो उसकी रिपोर्ट्स आएंगी 2 या 3 दिन में, या तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होगा, मतलब मेरी शरीर का प्लाज्मा लेकर के ये देखा जाएगा कि मेरी शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं। ठीक, अगर मेरी शरीर में इनेट इम्यूनिटी वाली, जैसा मैंने पहले बताया, अगर मेरी शरीर में इनेट इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडी पाई गई, इट मीन्स कि मेरे अंदर कोरोना वायरस है, तभी तो वो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई ना। ठीक है, तो दिस इज रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और सारे थोड़े बहुत पैथोलॉजी लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं, बट दीज 2 आर द मेजर वन। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये टेस्ट की बात हो गई। टेस्ट के बाद अगर हम जाने, अगर हमें पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करें। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर पॉजिटिव हैं हम, तो जस्ट स्टे आइसोलेटेड, स्टे होम, स्टे क्वारंटाइंड, घर में रहिए। जितने लोगों से दूर रहेंगे आप, जितनी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस हैं जो WHO निकाल रहा है, ICMR निकाल रहा है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जो बता रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या और सारी जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मेजर इज कि आप अपने में रहिए और अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करिए। ठीक, कि उसे आपको कैसे इंक्रीज करना है। नाउ, अब ये मैंने बताया कि व्हाट इफ यू आर पॉजिटिव, देन व्हाट आर द वेरियस मेथड्स यू शुड फॉलो। फाइन, नाउ व्हाट आर द वेरियस ड्रग्स। अब रिसेंटली क्या क्या ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो पहला पहला ड्रग है, दिस इज रेमडेसिविर। फाइन, रेमडेसिविर क्या है? ये ईबोला को मारने के लिए बनाया गया था। ईबोला रेमडेसिविर ऑल्दो एक एंटीवायरल है जो ईबोला को मारने के लिए बनाया गया था, बट जब सार्स था और मर्स था, जो मैंने 2 वायरसेस पहले के बताए कोरोना फैमिली के, जब सार्स था और मर्स था, तो ये दोनों वायरसेस को मारने में रेमडेसिविर वाज वेरी मच बेनिफिशियल। ठीक है, तो रेमडेसिविर जो ड्रग है, जो एंटीवायरल मेडिसिन है, ये सार्स में और मर्स में काफ़ी ज़्यादा हद तक काम आई थी। ठीक है, दैट इज़ वाई रेमडेसिविर को यूज़ किया गया। ठीक, बट थोड़े बहुत केसेस बच गए, थोड़े बहुत केसेस नहीं बचा पाए। The second drug is lopinavir ritonavir. Now, lopinavir ritonavir क्या है? This antiretroviral drug was primarily used in HIV. HIV के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक, तो ये जो HIV एड्स था, वायरस था, इसके लिए लोपिनाविर राइटोनाविर का यूज किया गया था। फाइन, तीसरा ड्रग जो मैंने देखा कहीं कहीं पर यूज किया जा रहा है, दैट इज लोपिनाविर राइटोनाविर एंड इंटरफेरॉन बीटा। लोपिनाविर राइटोनाविर इंटरफेरॉन बीटा जो था, ये क्या करता है? इंटरफेरॉन बीटा के साथ में जब लोपिनाविर और राइटोनाविर को साथ में इंजेक्ट किया जाता है, तो व्हाट हैपेंस, ये उस पर्टिकुलर वायरस का जो सीवियरिटी है, जो जितना वो खतरनाक है, जो वो पर्टिकुलर वायरस, उसको खत्म कर देता है। तो वो सीवियरिटी कम हो जाती है। तो अगर सीवियरिटी अपने आप कम हो जाती है तो कम से कम इन्फेक्ट करता है। फाइन, द नेक्स्ट इज एंड द मेजर वन इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ऑल्दो दिस इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग था, मलेरिया में यूज़ किया गया था, बट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को जब एजिथ्रोमाइसिन के साथ में दिया जा रहा है, सो दिस इज बिकमिंग वेरी मच बेनिफिशियल टू द पेशेंट्स ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। फाइन, इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ऐसे हुए हैं जिनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दिया गया है, एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इंजेक्ट किया गया है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है। फाइन, नाउ अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। अभी ये मैं 3 घंटे पहले का डेटा दे रही हूँ। राइट नाउ एक्टिव केसेस इस समय पे 12,974 हैं। फाइन, 12,974 कितने सही हो चुके हैं? 2,230। मतलब 12,974 में 2,230 केसेस ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट वेल एफिशिएंटली हो चुका है, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। फाइन, डेथ्स कितनी हुई हैं? 507। तो लगभग 500 लोगों की जानें जा चुकी हैं। माइग्रेट हो गया एक। तो ये था हमारा कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे
क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कितने कितने केसेस देखे गए हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज रिस्क पे कौन कौन है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. रिस्क पे वो हैं, या इन जो 507 लोगों की डेथ हुई है ये क्यों हुई है, इनके पीछे एक रीज़न है. एज आई टोल्ड यू, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फैटल, इतना ज़्यादा लीथल ये वायरस नहीं है. बट स्टिल 507 लोगों की डेथ कैसे हो गई इंडिया में? इसलिए हो गई क्योंकि वही लोग, ये लोग जो थे, ये वही लोग थे जिनके पास में पहले से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा प्रॉब्लम, एस्थमेटिक थे वो लोग, या सांस लेने में दिक्कत होती थी, या रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम कभी पहले आई रही हो, या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, या स्मोकिंग पीपल्स. तो जिनका लंग्स, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनका ब्लड प्रेशर, जिनका हार्ट से जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड तो थी, बट दे हैव देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही खराब कर दिया. स्मोकिंग एंड ऑल दीज, आफ्टर आई डोंट वांट टू गो टू दैट. ठीक है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट किया. फाइन. सो व्हाट वी ऑल कैन डू इज, या दूसरे उन लोगों की डेथ हुई है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी. बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है. ओल्डर पीपल जिनकी 40 से ज़्यादा एज हो जाती है, द पीपल हु आर एट द एज ऑफ 40 और मोर दैन 40, उनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. तो इन 507 लोगों में जिनको पहले से कोई डिजीज़ थी, ब्लड प्रेशर या फिर लंग रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, और दूसरी चीज़ है इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ जिसकी काफ़ी ज़्यादा कम थी, उनके साथ में प्रॉब्लम आई और उनकी ही डेथ हुई. फाइन. अब प्रिवेंशंस क्या लेने हैं? प्रिवेंशंस ये लेने हैं कि हमें मास्क लगा करके रखना है जब भी हम बाहर जाएं. वी हैव टू कवर आवर माउथ, वी हैव टू कवर आवर फेस, वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली वॉश आवर हैंड्स विद द यूज ऑफ हैंड वॉश. नॉर्मल पानी से हाथ धोने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. वी हैव टू यूज सैनिटाइजर. एंड हाँ, केवल सैनिटाइजर भी यूज करने से कुछ नहीं होगा. सम वायरसेस आर स्टिल देयर. प्रॉपर जो हाथ धोने की टेक्निक्स हैं, जो MOHFW वाले जो बताते हैं, उन्हें भी फॉलो करना है कि कहाँ कहाँ, यहाँ सारे फिंगर्स के बीच में, यहाँ पर सेंटर पोर्शन पे पाम के अच्छे से हाथ धोना है विद सोप. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हैंड वॉश से ही धोना है या डेटॉल ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉर्मल हैंड वॉश या फिर नॉर्मल सोप हो, डिटर्जेंट से भी धो सकते हैं, बट देयर मस्ट बी समथिंग जिसमें कार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट हो जो उस वायरस को ख़त्म कर सकें. तो रेगुलरली हर 1 घंटे पे हाथ धोते रहें जिससे आप वायरसेस को अंदर ना ले जाएं. ठीक है. मास्क प्रॉपरली पहने, प्रॉपरली उतार के रखें. कपड़े में अगर इन केस कपड़े में अगर वायरसेस के होने की चांसेस हैं तो बाहर से आएँ तो वॉश योर क्लोथ्स, जस्ट पुट देम इन द मशीन एंड ड्राई देम इन द सन रेज. और धूप में 2 से 3 घंटे के बाद, बिकॉज वायरस के बारे में फिर से एक बात आ गई दिमाग में कि इस वायरस का लिविंग टेम्परेचर इज जस्ट आई थिंक 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. फाइन. तो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये रह पाता है. और अगर हम धूप में रख दें जहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी ज़्यादा देर तक रख दें, तो दिस वायरस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट. वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा. फाइन. तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं. आई टोल्ड यू. अनदर थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक यू ऑल टू से कि प्लीज़ फेक न्यूज़ फॉरवर्ड मत करिए. दिस इज़ वेरी मच हार्मफुल. इनफैक्ट ऐसे लोग जो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, दे जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर इट कम्स टू देम. कि अगर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अगर कोई न्यूज़ आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, तो उसे वो मान लेते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच बैड. अगर आप इतना ज़्यादा जागरूक हैं कि यू आर नोइंग कि ये पर्टिकुलर चीज़ फेक है, तो यू शुड नॉट मेक दैट पर्टिकुलर न्यूज़ वायरल कि वहाँ भी भेज दें. नो, दिस इज़ रॉन्ग. दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग. दिस इज़ नॉट अ जोक गोइंग ऑन. ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है. बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं. वी पीपल आर लिविंग इन प्रतापगढ़.
हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, बट सम ऑफ माई रिलेटिव्स हु आर लिविंग इन मुंबई, हु आर इन बैंगलोर, दे आर इन वेरी मच डेंजर, और सबको बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रही है. सो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें. सेकेंड थिंग, मजाक ना बनाएं. फाइन. एंड अनदर थिंग, जितने भी कंपल्सरी चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में उसे लें, बहुत ज़्यादा सामान वेस्टेज की ओर ना जाएं. अनदर थिंग इज़ कि जितने भी चीज़ जैसे बैंक हैं, ऑफिसेज हैं, वो खुले हुए हैं, और तो हम लोग बाहर जा कर के, वो लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी चले जाएं. जिनको बाहर कोई काम नहीं है तो उनके लिए और ज़्यादा काम ना बढ़ाएं. दैट्स ऑल by me. I hope this was very beneficial to you all. And if कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो you can ask me in this comment, in the comment section, and I'll definitely give the answers to you. Thank you so much. It was a great experience yet. Thank you so much.